और जिस देश के राजा की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो ना, तो उसके हाथ भी कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, टांगे भी कांपती हैं, जुबान भी कांपती है। साहब क्या बोलोगे साहब। ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि अपने सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया साहब। सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया और कहा कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। रिश्ता तो तोड़ ही लिया इंडिया ने, कुछ बचा ही नहीं इस टाइम देखने वाला। इंडिया ने अपना रिश्ता ईरान के साथ भी तोड़ लिया है और रूस के साथ भी तोड़ लिया। सच बात तो यही है, मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, एक बार फिर से भारत को, भारतीय सरकार को जो है सुबकी का सामना करना पड़ा है और वो मोदी सरकार जो गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन G7 इजलास को लेके बहुत ज़्यादा भड़के मार रही थी। अब इसी मोदी को जो है आलमी ममालिक के सामने, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान के सामने तारीख़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और इस तारीख़ी बेइज्जती को देखते हुए नाज़रीन, भारत के अपने ही तज्ज़ियाकारों ने, भारत के अपने ही एंकर्स ने अब मोदी की जो तारीख़ी छितरौल करना शुरू कर दी है। मोदी के ऊपर बरस पड़े हैं कि इस तरह की अगर सिफारतकारी करके आपने ये ऐसे इजलास में जाना था तो इससे बेहतर था कि आप इन इजलास में शिरकत ही ना करते। पहले तो नाज़रीन, G7 इजलास की जो इनविटेशन है भारत को सबसे आखिर में दी गई, ये भी इस तरह के बस एक खाना पूरी की गई हो और मोदी को इस इजलास में बुला के भी नाज़रीन अब इसी तरह बड़े बड़े लीडरान की मौजूदगी में मोदी जो है ये गैर मौजूद ही वहाँ पे रहा। तो किस तरह नाज़रीन मोदी की तारीख़ी छितरौल हुई है इस G7 इजलास में, और ख़ुद भारत के एंकर्स, भारतीय तज्ज़ियाकारों ने ही नाज़रीन मोदी की लान तान कर दी है। डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, आप सबसे पहले ये भारतीय तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुने जो इस कनाडा के अंदर होने वाले इजलास को लेके जो है अपना तज्ज़िया बयान कर रहे हैं और किस तरह ये मोदी को जो है इस वक्त मोदी के ऊपर बरस रहे हैं। आप जिनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि मोदी को किस तरह का जो है सुबकी का सामना करना पड़ा, कैसे आलमी लीडरान के सामने मोदी जो है भीगी बिल्ली बन के बैठा रहा। जिस देश का राजा मजबूत हो और राजा की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो ना, किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। और जिस देश के राजा की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो ना, तो उसके हाथ भी कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, टांगे भी कांपती हैं, जुबान भी कांपती है। साहब क्या बोलोगे साहब। ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि अपने सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया साहब। सदियों के दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया और कहा कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। रिश्ता तो तोड़ ही लिया इंडिया ने, कुछ बचा ही नहीं इस टाइम देखने वाला। इंडिया ने अपना रिश्ता ईरान के साथ भी तोड़ लिया है, रूस के साथ भी तोड़ लिया। सच बात तो यही है, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप साहब G7 छोड़कर आ गए, कहते हैं व्हाइट हाउस को मेरी जरूरत है। वॉर रूम अंदर तैयार हो चुका है। 28 टैंकर अमेरिका से रवाना होकर मिडिल ईस्ट पहुंच गए। क्या B-2 बॉम्बर से या B-52 बॉम्बर से वो फोर्डो के एनरिचमेंट प्लांट के ऊपर, जो कि 80-90 मीटर नीचे है और 60 मीटर तक पेनिट्रेट करके उसको फोड़ा जा सकता है, क्या उसको तोड़ने जा रहे हैं, उसे बर्बाद करने जा रहे हैं? देखिए, ईरान के अंदर दो गुट हैं। एक गुट है सरकार का गुट और एक गुट है IRGC का, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। वो अलग ढंग से काम करते, सरकार अलग ढंग से काम करती है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहां पर दो पावर सेंटर हैं ईरान के अंदर। एक पावर सेंटर IRGC का है और एक पावर सेंटर उनकी सरकार का है। इवन आयतुल्ला खमनई भी IRGC के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो एक किस्म से दो आर्मी है वहां पर, एक ईरानियन आर्मी है, एक IRGC है, और ज्यादा करके जो चीजें हैं वो IRGC के अंडर में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप क्या करेंगे। इसी बात पे सारे स्पेकुलेशन है कि ट्रंप क्या करेंगे। क्या ट्रंप वो एक बड़ा, क्या कहते हैं कि कदम उठा सकते हैं जो अल्टीमेट कदम है, यानी कि क्या एटम बम गिरा सकते हैं?
या फिर कुछ इतना बड़ा बम गिराएं जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहते हैं और बर्बादी का आलम, क्योंकि कहा कि तेहरान खाली कर दो, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, पागलपन की बातें हैं, ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे देश इस समय इजराइल के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग इजराइल के साथ जाते नजर आ रहे हैं और ईरान को अबेंडन कर दिया है। भारत सरकार ने अबेंडन कर दिया तो लोगों की बात छोड़िए, और जितने हमारे जो भक्तगण हैं, हमारे मोदी जी के भक्तगण हैं, वो तो सारे के सारे इजराइल के पक्ष में चले गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को सैक्रिफाइस करने का मतलब है कि चीन का शिकंजा हमारे ऊपर और कस जाएगा, हमारे हाथ से अफगानिस्तान भी चला जाएगा और हमारे हाथ से ईरान का चबहार पोर्ट भी चला जाएगा, और वो आराम से चीन को हैंडओवर करेगा, क्योंकि ईरान को इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान उसके साथ नहीं खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है, हथियार दे रहा है और ओपनली सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है कि हम एक ट्रिकी सिचुएशन में हैं, और अब जो ट्रंप करने जा रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। चाइना स्मार्ट गेम खेल रहा है, बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। मुझे लगता है कि अल्टीमेट इसमें से विनर जो है कोई भी हो। और एक अमेरिका को डर और है, अगर मैं कहीं ईरान में इन्वॉल्व हो गया और पहले यूक्रेन में इन्वॉल्व हूं, तो चाइना ताइवान को झटक जाएगा, 2 चुटकियों में झटक के लेके चला जाएगा और अमेरिका देखता रह जाएगा। अमेरिका कितने मोर्चे पे जाके लड़ेगा? अल्टीमेटली यूक्रेन पे लड़ रहा है, ईरान में लड़ेगा, गजा में ऑलरेडी हथियार देके लड़ रहा है, उसके बाद क्या ताइवान में लड़ेगा? सवाल नहीं पैदा होता। इतनी अमेरिका की ताकत नहीं है कि 3 मोर्चों पर जाके वो जंग लड़ सके। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब ज़रा आपको मैं वो खबर बताने जा रहा हूँ जिसके बाद अब मोदी को या भारत को जो है एक बार फिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है। G7 इजलास हुआ। G7 इजलास में मोदी सरकार को नाज़रीन सिफारती महाज के ऊपर बहुत बड़ा झटका पहुँचा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी ने भारत की आलमी तन्हाई को बेनकाब कर दिया है, जबकि ट्रंप से मुलाकात की नाकाम कोशिश ने मोदी की वक़्त पर सवाल उठा दिए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारत को नज़रअंदाज करके एक वाज़ेह पैगाम दिया कि दुनिया अब मोदी के बयानिया से तंग आ चुकी है। कनाडा में मुनक़दा G7 इजलास ने भारत के आलमी सफारती हैसियत पर नाज़रीन दोबारा से नए सवालात उठा दिए हैं, और इजलास में शरीक दुनिया के बाअसर ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी के बावजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी नुमाया रही। जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इजलास की कवरेज में भारत के परचम और नाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। G7 इजलास में भारत को मदऊ करना महज रस्मी कार्रवाई तक महदूद रहा, जबकि भारत के जारहाना रवैया और बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के बस इसे किसी फ़ाल किरदार में पेश ना किया गया। मोदी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये मुलाकात मुमकिन ना हो सकी, और मोदी की कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने इजलास के दौरान इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, जिसे बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने एक अहम सिफारती पैगाम करार दिया। मोदी के सिफारती नाकामी पर भारत के अंदर से भी तनकीद का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा जवाहर सरकार ने मोदी पर कड़ी तनकीद की है। इन्होंने कहा कि मोदी इजलास में पहुंचे ही थे कि ट्रंप रवाना हो गए, यह महज इत्तेफाक नहीं लगता। तो अब इसके बाद मोदी को जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि मोदी की क़यादत में इस तरह की जो सफारतकारी है, अगर यही चलता रहा, इसी तरह रहा, तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद या सूदमंद जो है नहीं होगी। अपनी फीडबैक का ज़र्क मरसक्श में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।